बोर्ड ऑफ माउसोलियम के भीतर अब पूरा माहौल केवल एक ही चीज के लिए बना हुआ था, राइनोसेरस एम्पर गेम। लुओ फेंग, डियर बग मास्टर, शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर अपने अपने स्टोन पिलर्स के सामने खड़े होकर उन रहस्यमयी त्रिआयामी फैंटम्स को गहरी एकाग्रता से देख रहे थे। हर कोई अपनी दिव्य शक्ति उन फैंटम्स के भीतर भेजकर उनमें छिपे नियमों को समझने की कोशिश कर रहा था। चारों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन पूरे वातावरण में प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी साफ महसूस की जा सकती थी। सब जानते थे कि जो सबसे पहले इस खेल का रहस्य समझ लेगा, वही इनहेरिटेंस की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगा। इसी दौरान लुओ फेंग के रिमोट ओशन बॉडी को ह्यूज एक्स क्रिएटर के मिनिएचर यूनिवर्स के एक विशेष क्षेत्र में भेज दिया गया, जहां 10,000 गुना तेज समय प्रवाह था। बाहर केवल एक दिन बीतता था, लेकिन उसके लिए वहां हजारों दिन गुजर जाते थे। लुओ फेंग वहीं बैठकर राइनोसेरस एम्परर गेम का गहराई से अध्ययन करने लगा। शुरुआत के कई दिन उसके लिए अत्यंत निराशाजनक रहे। उसने अपने जीवन में इतना जटिल खेल पहले कभी नहीं देखा था। वह बार बार यही सोचता रहा कि आखिर इस खेल का वास्तविक नियम क्या है। जब तक मूल नियम समझ में न आए, तब तक एक भी पहेली हल करना असंभव था। समय त्वरण की वजह से बाहर केवल थोड़ा सा समय बीता, लेकिन भीतर लुओ फेंग ने लगातार 3 वर्ष केवल निरीक्षण और विश्लेषण में बिताए। धीरे धीरे उसने पहले 123 हल की गई पहेलियों की आपस में तुलना करनी शुरू की और उनमें छिपे समान पैटर्न खोजने लगा। लंबे समय की मेहनत के बाद पहली बार उसके मन में समझ की एक किरण चमकी। उसे एहसास हुआ कि राइनोसेरस एम्परर गेम वास्तव में एक त्रिआयामी सीक्रेट इंग्रेविंग सिस्टम है। यह केवल बेतरतीब आकृतियों का संग्रह नहीं था, बल्कि एक पूर्ण गणितीय और लॉ आधारित संरचना थी। इस खोज के बाद लुओ फेंग ने धीरे धीरे खेल के एक के बाद एक कुल 9 मूल नियम समझ लिए। उसे पता चला कि पूरे खेल में 10,081 मूल तत्व होते हैं। हर सूक्ष्म होलोग्राम में प्रत्येक तत्व केवल एक ही बार प्रकट हो सकता है। हर छोटा होलोग्राम दूसरे से पूरी तरह अलग होता है। किसी भी दो रेखाओं की संरचना कभी समान नहीं होती। इस प्रकार एक नियम के बाद दूसरा, फिर तीसरा और अंततः सभी नियम उसके सामने खुलते चले गए। आखिरकार उसने 9वां नियम भी समझ लिया। जब कोई पहेली पूरी तरह सही हल होती है, तब उसकी ऊर्जा एक पूर्ण वृत्ताकार प्रवाह बना लेती है और बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के हमेशा के लिए स्थिर बनी रहती है। यह देखकर लो फेंग सचमुच स्तब्ध रह गया। सभी नियम समझ लेने के बाद उसे पहली बार राइनोसेरस एम्परर गेम की वास्तविक महानता का एहसास हुआ। उसने इसकी तुलना अपने मिनिएचर यूनिवर्स इंग्रेविंग से की। उसका अपना सिस्टम इससे कहीं अधिक जटिल था, लेकिन उसमें ऐसा पूर्ण शाश्वत ऊर्जा चक्र नहीं बन पाता था। इसके विपरीत राइनोसेरस एम्परर गेम अपेक्षाकृत सरल होते हुए भी एक पूर्ण स्वनिर्भर ऊर्जा परिसंचरण बना देता था। यही कारण था कि इस खेल को इतना महान माना जाता था। लुओ फेंग समझ गया कि राइनोसेरस एम्परर केवल एक महान विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि कल्पना से परे एक विलक्षण प्रतिभा भी था। उसके मन में इस खेल के प्रति सम्मान पहले से कई गुना बढ़ गया। अब यह खेल उसके लिए केवल एक परीक्षा नहीं रह गया था। धीरे धीरे वह उसमें पूरी तरह डूब गया। हर नई पहेली हल करने में उसे आनंद आने लगा। हर समाधान के बाद उसे एक नई उपलब्धि का अनुभव होता। इसी दौरान उसके मन में एक और चौंकाने वाला विचार आया। दुआन डोंग रिवर ने कहा था कि उनकी सभ्यता में बच्चे भी राइनोसेरस एम्परर गेम खेलते थे। लुओ फेंग ने सोचा, यदि इस खेल को समझने के लिए कम से कम अनडाइंग स्तर की बुद्धि चाहिए, तो क्या उस सभ्यता के बच्चे भी अनडाइंग फाइटर्स जितने शक्तिशाली होते थे? यह सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अगले ही क्षण उसने फिर अपना पूरा ध्यान खेल पर केंद्रित कर दिया। उधर बोर्ड ऑफ माउसोलियम के भीतर बाकी उम्मीदवार भी लगातार अध्ययन कर रहे थे। काफी समय बाद सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर सबसे पहले इस खेल के नियम समझने में सफल हो गया। उसने तुरंत गुप्त वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से शैडो डस्ट मास्टर को सारे नियम बता दिए। शैडो डस्ट मास्टर अत्यंत प्रसन्न हो गया। दोनों ने निर्णय लिया कि अब वे मिलकर पहेलियां हल करेंगे और बाकी सभी से बहुत आगे निकल जाएंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब उनकी जाति के और विशेषज्ञ बोर्ड ऑफ माउसोलियम तक पहुंच जाएंगे, तब डिवाइन आई क्लैन का लाभ और भी अधिक बढ़ जाएगा। लुओ फेंग और डियरबग मास्टर को देखकर उन्होंने सोचा कि शायद अभी तक उन्हें खेल के नियम समझ ही नहीं आए हैं। उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं था कि लुओ फेंग भी अपनी समय त्वरित चेतना की सहायता से उसी समय इस खेल की गहराइयों तक पहुंच चुका था। उधर यूनिवर्स ओशन में भी हलचल और तेज हो गई। सबसे पहले हेवन क्लॉक क्लैन के शैडो क्लॉक डेमन मास्टर, जो स्वयं एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था,
बोर्ड ऑफ माउसोलियम के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। स्केलेटन क्लैन के जिटरी सी मास्टर, रेड लार्क मास्टर और रॉक जाइंट मास्टर ने तुरंत उसे भीतर जाने का पूरा मार्ग बता दिया। शैडो क्लॉक डेमन मास्टर ने अपनी जाति के 3 यूनिवर्स मास्टर्स को भीतर भेज दिया और स्वयं प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर अन्य सभी शक्तियों को रोकने लगा। कुछ ही समय में कई यूनिवर्स मास्टर्स वहां पहुंच गए, लेकिन उसने किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। लगभग आधे वर्ष बाद बोर्ड ऑफ माउसोलियम के बाहर एक और भी अधिक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। यह थे ईस्ट एम्परर होलीलैंड के महान नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर। वह स्वयं एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था और ईस्ट एम्परर एंसेस्टर के सीधे आदेश पर आया था। उसके साथ 20 यूनिवर्स मास्टर्स, 200 यूनिवर्स नाइट्स और 2000 अनडाइंग फाइटर्स भी थे। शैडो क्लॉक डेमन मास्टर उसकी शक्ति देखकर ही समझ गया कि उसका सामना करना उसके बस की बात नहीं है। नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर ने बिना किसी से बात किए अपनी पूरी टीम को बोर्ड ऑफ माउसोलियम के भीतर भेज दिया। इसके बाद उसने प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल काला अंडाकार अवरोध खड़ा कर दिया और स्वयं उसके भीतर प्रवेश कर गया। अब उसने खुली चुनौती दे दी, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तब तक कोई भी दूसरी शक्ति बोर्ड ऑफ माउसोलियम के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगी। इस प्रकार बोर्ड ऑफ माउसोलियम के बाहर भी एक महान संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी और उसी समय उसके भीतर लू फेंग तथा बाकी सभी उम्मीदवार अब भी राइनोसेरस एम्परर गेम के माध्यम से अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा दे रहे थे। बोर्ड ऑफ माउसोलियम के लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में अब उम्मीदवारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन लो फेंग, डियर बग मास्टर, शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर अभी भी सबसे पहले पहुंचे हुए उम्मीदवार होने की वजह से सबसे बड़ा लाभ अपने पास रखे हुए थे। सभी अपने अपने राइनोसेरस एम्परर गेम के सामने खड़े होकर पूरी लगन से उसकी पहेलियां हल करने में लगे थे। इसी दौरान लोफेंग को बार बार कॉरिडोर के दूसरे हिस्से से शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे महसूस होने लगीं। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि बाहर से नए विशेषज्ञ बोर्ड ऑफ माउसोलियम के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। उसे समझ आ गया कि दुआनडोंग रिवर ने जानबूझकर स्केलेटन क्लैन के असफल उम्मीदवारों को जीवित छोड़ा था, ताकि इस इनहेरिटेंस की खबर पूरे यूनिवर्स ओशन में फैल जाए और अधिक से अधिक प्रतिभाशाली उम्मीदवार यहाँ पहुँच सके। यह बात समझते ही लुओ फेंग के मन पर और भी अधिक दबाव आ गया। यदि और भी शक्तिशाली प्रतिभाएं आ गईं, तो इस इनहेरिटेंस की दौड़ पहले से कहीं अधिक कठिन हो जाएगी। उस समय तक बोर्ड के भीतर केवल कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन ह्यूज एक्स क्रिएटर के मिनिएचर यूनिवर्स में 10,000 गुना तेज समय प्रवाह की वजह से लुओ फेंग हजारों वर्षों तक लगातार राइनोसेरस एम्परर गेम का अध्ययन कर चुका था। इतनी लंबी साधना के बाद भी उसे महसूस हुआ कि यह खेल उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। शुरुआत की 123 हल की गई पहेलियों को समझना ही उसकी सोच को पूरी तरह बदल रहा था। उन पहेलियों के उत्तर केवल याद कर लेना पर्याप्त नहीं था, हर पहेली के पीछे छिपे सिद्धांतों को समझना आवश्यक था। जब उसने पहले 100 चरणों को पूरी तरह समझ लिया, तब उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच पहले से कहीं अधिक बहुआयामी हो चुकी है। अब उसका मस्तिष्क एक साथ हजारों संरचनाओं का विश्लेषण कर सकता था। लगभग 1 महीने बाद लो फेंक ने पहली 123 हल की गई पहेलियों को पूरी तरह समझ लिया। अब उसके सामने पहला वास्तविक परीक्षण था, 124वां एंड गेम, जिसका समाधान किसी ने नहीं दिया था। इस बार उसे किसी दिए हुए उत्तर को समझना नहीं था, बल्कि पूरी पहेली स्वयं हल करनी थी। शुरुआत में उसने कई बार असफल प्रयास किए। हर बार वह अपनी समझ और अंतर्ज्ञान के अनुसार मूल तत्वों को व्यवस्थित करता। धीरे धीरे खेल के छिपे हुए सिद्धांत उसके सामने और अधिक स्पष्ट होने लगे। आखिरकार लगभग 15 दिन की निरंतर मेहनत के बाद उसने अपने क्रिस्टल पिलर के भीतर पहली बार एक पूर्ण त्रिआयामी शंकु आकार का फैंटम निर्मित कर दिया। तुरंत क्रिस्टल पिलर ने प्रतिक्रिया दी। 124वां चरण पूर्णतः सफल। यह देखकर लो फेंक अत्यंत प्रसन्न हो गया। यह उसका पहला मौलिक समाधान था। बिना किसी सहायता के उसने अपना पहला एंडगेम सफलतापूर्वक हल कर लिया था। इसके तुरंत बाद उसने अपना अगला लक्ष्य 125वां चरण शुरू कर दिया। उधर बोर्ड ऑफ माउसोलियम के बाहर एक भीषण युद्ध चल रहा था। ईस्ट एम्परर होली लैंड के यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर ने प्रवेश द्वार को पूरी तरह रोक रखा था। उसके पास केवल एक नहीं, बल्कि 4 सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स थे, एक पैलेस टाइप, एक डोमेन टाइप, एक क्लोज कॉम्बैट टाइप और एक लॉन्ग रेंज अटैक टाइप।
इतनी जबरदस्त तैयारी की वजह से वह अकेला ही बाकी सभी जातियों को प्रवेश द्वार से दूर रोके हुए था। बोट के भीतर मौजूद डियर बग मास्टर बार बार क्रोध में उसका नाम लेता और कहता कि नॉर्थ ट्रू केवल अपने सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स के बल पर इतना घमंडी बना हुआ है। लेकिन गुस्सा करने के बाद वह तुरंत फिर से राइनोसेरस एम्परर गेम के अध्ययन में डूब जाता, क्योंकि वह जानता था कि वास्तविक प्रतिस्पर्धा बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रही है। उधर पर्पल मून होली लैंड भी चुप बैठने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद पर्पल मून होली लैंड और डिवाइन आई क्लैन के 3 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स ने मिलकर नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर पर एक साथ हमला कर दिया। तीनों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अंततः नॉर्थ ट्रू को प्रवेश द्वार से पीछे धकेल दिया। इसके बाद बोट का प्रवेश द्वार फिर से खुल गया और दूसरी जातियों के और भी विशेषज्ञ भीतर आने लगे। अब बोट के भीतर उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद एक बहुत बड़ा दल बोट के भीतर पहुंचा। उनमें अधिकांश विशेषज्ञ ईस्ट एम्परर होली लैंड से थे। लुओ फेंग और बाकी सभी यह देखकर हैरान रह गए कि केवल यूनिवर्स मास्टर्स ही नहीं बल्कि यूनिवर्स नाइट्स और अनडाइंग गॉडली स्पिरिट्स भी यहाँ तक पहुँच चुके थे। शैडो डस्ट मास्टर ने तुरंत समझ लिया कि मॉन्स्टर कुएलो हर उम्मीदवार की शक्ति के अनुसार अपनी ताकत स्वयं समायोजित कर लेता है। इसी वजह से अपेक्षाकृत कमजोर विशेषज्ञ भी डेथ कॉरिडोर पार करके यहाँ तक पहुँच पा रहे थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। डिवाइन आई क्लैन ने तुरंत अपनी जाति को यह समाचार भेज दिया ताकि अगली खेप में अधिक से अधिक अनडाइंग विशेषज्ञों को भी भेजा जा सके। समय बीतता गया और बोट के भीतर उम्मीदवारों की संख्या लगभग 1000 तक पहुंच गई। ईस्ट एम्परर होली लैंड, पर्पल मून होली लैंड, डिवाइन आई क्लैन और यूनिवर्स ओशन की अनेक बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञ अब राइनोसेरस एम्परर गेम हल करने में जुटे हुए थे। लेकिन गति के मामले में अब भी सबसे आगे केवल 4 ही लोग थे। लुओ फेंग, डियर बग मास्टर, शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर। बाकी अधिकांश यूनिवर्स नाइट्स और अनडाइंग स्पिरिट्स अभी तक खेल के मूल नियमों को भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। जब सभी खेल में डूबे हुए थे तभी दुआन डोंग रिवर एक बार फिर सबके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसने नए आए उम्मीदवारों को फिर से राइनोसेरस एम्परर गेम का महत्व समझाया और कहा कि जो भी न्यूनतम आवश्यक संख्या तक पहेलियां हल कर लेगा वही अगले हॉल में जाकर वास्तविक इनहेरिटेंस के संपर्क में आ सकेगा। फिर उसने अचानक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। उसने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले आए 4 उम्मीदवारों में केवल एक व्यक्ति ही 124वां एंड गेम पूर्ण रूप से हल कर पाया है और वह है मानव जाति का लुओ फेंग। बाकी 3 अभी भी उससे पीछे हैं। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद लगभग 1000 विशेषज्ञों की नजर एक साथ लुओ फेंग पर टिक गई। लुओ फेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने मन ही मन दुआन डोंग रिवर को कोसा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब जानबूझकर किया गया है। यदि सभी को पता चल गया कि वही सबसे आगे चल रहा है तो पूरे यूनिवर्स ओशन की सभी शक्तियां उसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मान लेंगी। डियर बग मास्टर और डिवाइन आई क्लैन के विशेषज्ञ चुपचाप खड़े रहे, लेकिन ईस्ट एम्परर होली लैंड, पर्पल मून होली लैंड और कई दूसरी शक्तियों ने उसी क्षण निर्णय ले लिया। उन्होंने एक साथ कहा, इस मानव पर हमला करो। यदि यह खेल ही हल नहीं कर पाएगा तो इनहेरिटेंस भी कभी नहीं जीत पाएगा। अगले ही पल अनेक यूनिवर्स मास्टर्स एक साथ लू फेंक की ओर बढ़ने लगे। दुआन डोंग रिवर ने केवल इतना कहा था कि सभी का ध्यान अपनी कॉम्प्रिहेंशन पर होना चाहिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा था कि उम्मीदवार एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। अब लुओ फेंग को केवल इस खेल से ही नहीं बल्कि लगभग पूरे यूनिवर्स ओशन के विशेषज्ञों का भी सामना करना था। जैसे ही दुआन डोंग रिवर ने सबके सामने घोषणा की कि लुओ फेंग ही पहला उम्मीदवार है जिसने 124वां राइनोसेरस एम्परर गेम पूरी तरह हल किया है, पूरे बोर्ड ऑफ माउसोलियम का माहौल उसके विरुद्ध हो गया। डिवाइन आई क्लैन, पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट एम्परर होली लैंड के कुल 8 यूनिवर्स मास्टर्स बिना एक पल घंवाए एक साथ उस पर टूट पड़े। किसी ने अपनी दिव्य शक्ति से भयानक दैत्याकार पशु बना दिए, किसी ने विशाल कुल्हाड़ियां चला दी, तो किसी ने अनगिनत धागों और गुप्त तकनीकों से उसे चारों ओर से घेर लिया। सभी का केवल एक ही उद्देश्य था, यदि लुओ फेंग को मार नहीं सकते तो कम से कम उसे इतना परेशान कर दो कि वह राइनोसेरस एम्परर गेम पर ध्यान ही न दे सके। इतने सारे शक्तिशाली आक्रमणों को देखकर लुओ फेंग तुरंत समझ गया कि सामने से लड़ना असंभव है।
उसने बिना देर किए क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर का रक्षात्मक रूप सक्रिय कर दिया। अगले ही क्षण उसका कवच फैलकर एक विशाल एक सींग वाले छिपकली नुमा बीस्ट गॉड का रूप ले बैठा और लुओ फेंक उसके भीतर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले फाइव क्याओस मास्टर और यिन टू अपने कवच को बीस्ट गॉड के रूप में बदल देते थे। इस रूप की रक्षा शक्ति इतनी अद्भुत थी कि आठों यूनिवर्स मास्टर्स के संयुक्त आक्रमण भी उसके ऊपर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पा रहे थे। वह एक सिंग वाला बीस्ट गॉड जोर से दहाड़ा और क्रोध में बोला, तुम डिवाइन आई क्लैन, पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट एम्परर होली लैंड वाले इतने नीचे गिर सकते हो? एक अकेले इंसान पर 8 लोग मिलकर हमला कर रहे हो। लेकिन सामने वालों को जरा भी शर्म नहीं आई। डिवाइन आई क्लैन के विशेषज्ञ हंस पड़े और बोले, शर्म? जब हमारी पूरी जाति का भविष्य दांव पर लगा हो तब शर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पर्पल मून होली लैंड का एक यूनिवर्स मास्टर घमंड से बोला, मानव जाति तो केवल एक छोटी सी जाति है जिसके पास केवल एक ही यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है। तुम्हें इस इनहेरिटेंस का सपना भी नहीं देखना चाहिए। यह सुनकर लुओ फेंक मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि इन लोगों को ह्यूज एक्स क्रिएटर की वास्तविक शक्ति का जरा भी अनुमान नहीं है। बातें समाप्त होते ही आठों यूनिवर्स मास्टर्स ने फिर से पूरी ताकत के साथ हमला शुरू कर दिया। इस बार केवल दूर से होने वाले हमले नहीं थे, कुछ सीधे नजदीकी युद्ध में उतर आए। कुछ लगातार सोल अटैक्स करने लगे, जबकि बाकी अपनी सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीकें चला रहे थे। लुओ फेंक की रक्षा अभेद्य थी, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति केवल लगभग चौथे स्तर के यूनिवर्स मास्टर के बराबर थी। 8 विरोधियों में से 6 उससे स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थे, जबकि बाकी 2 भी लगभग उसके बराबर थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे सभी एक साथ हमला कर रहे थे। लुओ फेंक पूरी तरह दब गया। उसका अधिकांश ध्यान अपने बीस्ट गॉड आर्मर को स्थिर बनाए रखने में लग रहा था। इसी वजह से राइनोसेरस एम्परर गेम पर उसकी एकाग्रता लगातार कम होती जा रही थी। यही तो उसके दुश्मन चाहते थे। लुओ फेंक भीतर ही भीतर अत्यंत क्रोधित था। उसने सोचा, दुआनडोंग रिवर यह सब अपनी आंखों से देख रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा। आखिर उसने जानबूझकर मुझे सबके सामने उजागर क्यों किया? पहले मैजिक क्यूब टेस्ट में उसने दुआनडोंग रिवर को प्रभावित किया था, फिर वह डेथ कॉरिडोर से भी जीवित निकल आया। अब राइनोसेरस एम्परर गेम में भी वही सबसे आगे चल रहा था। इसी वजह से पूरे यूनिवर्स ओशन की सबसे बड़ी शक्तियां उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान चुकी थीं। यदि वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाता तो बाकी सभी की जीत की संभावना बढ़ जाती। स्थिति से निकलने के लिए लुओ फेंक ने अचानक एक नई योजना बनाई। वह अपने बीस्ट गॉड रूप में सीधा उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा जहां बड़ी संख्या में अनडाइंग गॉडली स्पिरिट्स राइनोसेरस एम्परर गेम समझने में लगे हुए थे। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, यदि उसके दुश्मन उसका पीछा करते रहे तो उनके हमले दूसरे उम्मीदवारों को भी लग सकते थे। यह देखकर सभी अनडाइंग विशेषज्ञ घबराकर चारों दिशाओं में भागने लगे। आठों यूनिवर्स मास्टर्स भी एक क्षण के लिए झिझक गए। उन्हें डर था कि यदि किसी दूसरे उम्मीदवार की मृत्यु हो गई तो शायद दुआनडोंग रिवर उन्हें दंड देगा। लेकिन अंततः उन्होंने हमला रोकने के बजाय और भी अधिक शक्तिशाली आक्रमण कर दिया। ईस्ट एम्परर होली लैंड के एक यूनिवर्स मास्टर ने अपना विशाल गॉडली हैमर चला दिया। उसका प्रहार इतना भयावह था कि उसकी केवल आघात तरंगों की चपेट में 2 दुर्भाग्यशाली अनडाइंग गॉडली स्पिरिट्स आ गए। दोनों उसी क्षण पूरी तरह नष्ट हो गए और राख बनकर हवा में बिखर गए। यह दृश्य देखते ही पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। सभी की नजर एक साथ दुआनडोंग रिवर की ओर उठ गई। सबके मन में केवल एक ही प्रश्न था, अब वह क्या करेगा? अगले ही पल कॉरिडोर के दोनों ओर स्थित 246 स्टोन पिलर्स अचानक चमक उठे। उनमें से काली और सफेद प्रकाश किरणें निकलीं और मिलकर एक जीवित प्रकाश सर्प का रूप धारण कर लिया। उसकी गति इतनी अधिक थी कि वह 100 गुना प्रकाश की गति से भी आगे निकल गई। अर्थात उसने स्वयं यूनिवर्स लॉ की सीमा को पार कर दिया। किसी को प्रतिक्रिया देने का अवसर तक नहीं मिला। अगले ही क्षण वह प्रकाश सर्प सीधे उस ईस्ट एम्परर होली लैंड के यूनिवर्स मास्टर के सामने पहुंच गया, जिसने गॉडली हैमर का प्रयोग किया था। केवल एक ही प्रहार में उसका पूरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। उसके सभी ट्रू ट्रेजर्स भी तुरंत उन स्टोन पिलर्स द्वारा निगल लिए गए। यह देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ का खून जम गया। जो मारा गया था वह फॉग क्रिएटर मास्टर था, ईस्ट एम्परर होली लैंड का अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध विशेषज्ञ। वह एक फॉग लाइफ फॉर्म था जिसे मारना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन स्टोन पिलर्स ने उसे केवल एक ही वार में पूरी तरह समाप्त कर दिया।
कुछ समय तक सभी स्तब्ध खड़े रहे। तब डिवाइन आइक्लैन के एक यूनिवर्स मास्टर ने शांत होकर पूरी स्थिति का विश्लेषण किया। उसने कहा, पहले भी हम लोग काफी देर तक लुओ फेंग पर हमला करते रहे, लेकिन दुआन डोंग रिवर ने कुछ नहीं किया। इस बार दंड केवल इसलिए मिला क्योंकि हमारे हमलों की वजह से अनडाइंग उम्मीदवार मारे गए। उसने आगे कहा, इसका मतलब असली नियम यह है कि दूसरे उम्मीदवारों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि हम केवल लुओ फेंग को घेर कर रखें और किसी और को चोट न पहुंचे तो कोई दंड नहीं मिलेगा। बाकी सभी तुरंत उसकी बात से सहमत हो गए और अपनी रणनीति बदल ली। इसके बाद डिवाइन आई क्लैन, पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट एम्परर होली लैंड ने अपने सभी यूनिवर्स नाइट्स और अनडाइंग गॉडली स्पिरिट्स को तुरंत पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर्स के भीतर भेज दिया, ताकि आगे किसी और उम्मीदवार को उनके हमलों की चपेट में न आना पड़े। अब पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल 7 यूनिवर्स मास्टर्स बचे थे, जो पूरी तरह लुओ फेंग को रोकने के लिए तैयार थे। उन्होंने खुलकर घोषणा कर दी, हमें इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी मुख्य देह की भी बलि दे देंगे, लेकिन लुओ फेंग को किसी भी कीमत पर इनहेरिटेंस तक नहीं पहुंचने देंगे। उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, हमारी मृत्यु भी हमारे कबीले के लिए बलिदान होगी, लेकिन मानव जाति को यह इनहेरिटेंस कभी नहीं मिलेगी। इतना कहते ही सातों यूनिवर्स मास्टर्स एक साथ फिर से लू फेंग की ओर झपट पड़े। अब उसके सामने केवल राइनोसेरस एम्परर गेम ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की सबसे कठिन जीवन मरण की लड़ाई भी खड़ी हो चुकी थी।